नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी जीत के जतन की। जी हां, बुधनी विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। कांग्रेस यहां जीतने के लिए कई प्रयोग कर चुकी है, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस सीट को जीतने के लिए अपने पैटर्न में बदलाव किया है। जीतू पटवारी इस विधानसभा में पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने उपचुनाव को देखते हुए बुधनी में प्रभारी भी बदल दिए हैं। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि जीत के जतन क्या बुधनी के समीकरण बदल पाएंगे और क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस फूकेगी जान, बुधनी में होगा घमासान। बुधनी की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। जाहिर है कि जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा जीतू पटवारी ने इस क्षेत्र में अपने दौरे तेज कर दिए। पीसीसी चीफ ने शुक्रवार को बुधनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी की, तो अब वहां वो पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंच सके। जीतू की कोशिश तो बुधनी में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की भी है और कांग्रेस भी उम्मीद जता रही है कि जीतू की यात्रा उपचुनाव में उनके लिए असरदार साबित होगी। अब की बार कांग्रेस कड़ी चुनौती देने जा रही है बुधनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी। लगातार संसाधनों का उपयोग बुधनी में सरकार कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, बुधनी क्षेत्र का मतदाता लगातार इस तैयारी में है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के अनेक दौरे बुधनी के हो चुके हैं। आने वाले समय में भी हम दौरे करेंगे और अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विजयश्री हासिल करेगी। जीतू पटवारी का फोकस अपनी इमेज को सुधारने पर भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार उनकी छवि पर अटैक कर रही है। विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर हार जाना और फिर लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी उन्हें फ्लॉप अध्यक्ष बता रही है और अब उनकी बुधनी में यात्रा को लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि जीतू पैदल चले या उल्टे, बीजेपी को कोई मतलब नहीं, जीत तो हमारी ही होगी। एक दिन में न कोई संगठन बनता और एक दिन में या एक कार्यक्रम करके कोई व्यक्तित्व बनता। अच्छी बात है, वो बिल्कुल करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं कई प्रकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश को ताकत देना, ये हमेशा उनके मन में मध्य प्रदेश रहा है। तो कोई भी चुनाव जब होता है तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो जीतू पटवारी पैदल चलें, उल्टे चलें, पीछे चलें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सीधे चलता है और सकारात्मक राजनीति पर चल के काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, बुधनी बीजेपी का गढ़ है। कांग्रेस ने यहाँ कई प्रयोग किए, लेकिन उसे हार ही मिली। लिहाजा इस बार जीतू पटवारी टिफिन पार्टी और पैदल यात्रा निकालकर फिर कुछ अलग करने के मूड में है। लेकिन जीतू की ये कोशिशें क्या उपचुनाव में पार्टी के सिर जीत का सेहरा बांध पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। तो विधानसभा की हार तो कमलनाथ के खाते में थी और लोकसभा में कहा गया कि जीतू को समय नहीं मिला, लेकिन अब तो वो फुल फ्लैश हैं, नेपथ्य में चलेंगे कमलनाथ। पूरी जिम्मेदारी अब जीतू पटवारी के हाथ है। तो कितनी बड़ी उनकी चुनौती है बुधनी, और बुधनी में वो जो जतन कर रहे हैं वो क्या कांग्रेस को वहाँ जिंदा करने में सफल हो पाएंगे? कांग्रेस का बुधनी में प्रभाव तो है, लेकिन वो कितना है ये हम सब लोगों के लिए विश्लेषण का विषय है। क्योंकि यदि हम 2003 के चुनाव परिणाम देखते हैं जी, तो बुधनी में भाजपा को मिले 75,000 वोट और कांग्रेस को मिले 34,000 वोट। यहाँ शिवराज जी कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। फिर अगला चुनाव हुआ, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जो है वो चुनाव लड़ने गए 2013 और शिवराज जी ने चुनाव लड़ा तो शिवराज जी को मिले 1,28,000 वोट और डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को मिले 43,900 वोट। इसके बाद जो है अब अपन
2018 के चुनाव की बात कर लेते हैं तो इसमें शिवराज जी को मिले 1,23,400 कुछ वोट और अरुण सुभाष चंद्र यादव जी को मिले 64,000 वोट। और यदि अगला चुनाव देख लें जो 2023 में हुआ है, उस चुनाव में शिवराज जी को मिले 1,64,000 वोट और जो विक्रम मस्तल शर्मा जी जो श्रीमान हैं, जो भी फिल्मी कलाकार टीवी हैं, सीरियल के हनुमान, हाँ, तो उनको जो है 60,000 वोट मिले, जो अरुण यादव जी से भी कम थे। यानी कि आप स्टार उतार रहे हो और अरुण यादव जी से भी कम वोट ले जा रहा है, जबकि अरुण यादव जी का उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि ये शिवराज सिंह चौहान का एक क्षेत्र है, गढ़ है। और बुधनी क्षेत्र में सारे लोगों का मत ये है कि भाई शिवराज जी को जीतना चाहिए था। एक तो ये बात आती कि भाई चूंकि चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगा, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट में लड़ता है तो 8 लाख वोटों से जीतता है, 8,20,000 वोटों से जीतता बिल्कुल। है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि क्षेत्र के लोग, अब उसमें बुधनी की हिस्सेदारी कम नहीं है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है बुधनी की इसको मतदान को बढ़ाने में, तो जीत को बढ़ाने में। तो लगभग इसलिए 1.5 लाख जो की है, लीड थी यहाँ से। 1.5 लाख की लीड थी। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं मनोज जी कि जो 1,04,000 से जीती हुई वोट लोकसभा में 1,50,000 पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्र के लोगों के मन में वो नहीं। फिर शिवराज जी बने कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री का मतलब जो है हम सब राजनीति की समीक्षा करने वाले लोग समझते हैं कि क्या होता है। और कृषि के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज जी को जाना जाता था, उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। वो क्रेज जो है वो कहीं कम होने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो है जीतू पटवारी जी का हुआ। तो देखिए, जीतू पटवारी जी एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन जीतू पटवारी जी का अपना कोई राजनीतिक बड़ा अभी तक उल्लेखनीय योगदान नहीं है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव जीतते रहे, पार्टी उनको निपटाती रही, वो पार्टी को निपटाते रहे, तेल लेने जाए पार्टी, तो ये सब बातें होती रही। लेकिन अध्यक्ष के नाते उनके प्रयास का क्या असर पड़ता है, ये क्षेत्र वहां के मतदाताओं को अभी रिएक्ट करने देने का समय है। वो जब तक रिएक्ट नहीं करेगा हम सब लोग बहुत विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी बात जो राजनीतिक है वो ये है कि आपकी प्रतिष्ठा बुधनी विधानसभा सीट पर नहीं लगी, आपकी प्रतिष्ठा लगी है विजयपुर विधानसभा सीट पर। लेकिन उसका तो ज्यादा जिक्र ही नहीं कर रहे हैं ना। उसका तो ये जिक्र ही नहीं कर रहे। इसका तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि शिवराज जी के क्षेत्र में यदि 10-5 हजार वोट मिल गए एक्स्ट्रा, तो ये अपनी ये कह देंगे, देख लो साहब, हमने तो पिछली बार 1,04,000 से शिवराज जी जीते थे, अब की बार हमने 80,000 से जीतने दिया, 20,000 25,000 घटा दिए। इसके अलावा कोई इसका दूसरा मकसद नहीं है। तो ये अंतर तो क्योंकि जब शिवराज जी की जगह कोई नया कैंडिडेट होगा, ये अंतर तो वैसे भी दिख जाएगा ना। बस ये उसका लाभ ही तो उठाना है, और इसमें इनका कोई मकसद नहीं। देखिए, बुधनी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के बारे में यदि कांग्रेस ये कल्पना करे, ये छिंदवाड़ा नहीं है, ये बुधनी है, कि भाजपा कल्पना करके लोकसभा भी जीत जाती है और उपचुनाव भी जीत जाती है, क्योंकि भाजपा में संगठन की ताकत है। और मैं बीडी शर्मा जी की इस बात से सहमत हूं कि संगठन 4 दिन में तैयार नहीं होता, उसके अंदर तो पीढ़ियां लगती हैं, तब जाके संगठन बनता है। जहां बुधनी में आपका संगठन ही नहीं है, राजकुमार पटेल परिवार को आपने पहले बेइज्जत कर दिया, आपको क्या उम्मीद करते हो? आपको क्या समझेगी बुधनी की जनता? तो इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि वहां के किसी भी प्रकार के प्रयास का केवल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के अलावा कि भाई मैं देखिए पद यात्रा करी, देखो भाई मैं सक्रिय हो गया, देखो मैंने मेहनत की, इसके अलावा मुझे मकसद नहीं दिखाई देता। हाँ, थोड़ा बहुत यदि विजयपुर में आप मेहनत करेंगे तो ये लगेगा कि वो कांग्रेस के विधायक की सीट थी, वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता को मान प्रतिष्ठा का सवाल बना करके यदि आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करें तो सेनमारी की बात समझ में आती है। बुधनी में तो सर फोड़ने के अलावा क्या विकल्प है? बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, सिर फोड़ना ही सही, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा लगता है ना कि बड़ी सीटों पर, क्योंकि जो शर्मा जी ने भी जिक्र किया, अरुण यादव का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहाँ उंगली कटाकर शहीद हो गए वहाँ कि देखिए मैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ा, उनको घेरने के लिए चला गया था। ये बात हो रही है कि कांग्रेस ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको इसके बदले में उनको कुछ ज़्यादा मिला नहीं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? क्या फिर कांग्रेस उन्हीं राजकुमार पटेल या उनके भाई देवेंद्र पटेल या पटेल परिवार के पास जाएगी, या कोई नया चेहरा होगा, या जो पहले जिन चेहरों को आजमाया जा चुका है? और सबसे बड़ा संकट बीजेपी के सामने भी है कि 2 दशक बाद अब बीजेपी का चेहरा वहाँ कौन होगा, क्योंकि नाम कई सारे चर्चा में है। क्योंकि चाहे वो रमाकांत भार्गव की बात कर लें, या खुद शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय की बात कर लें, रवीश चौहान की बात कर लें किसान मोर्चा के, या तमाम सारे नाम बीजेपी के अंदर खाने भी चल रहे हैं।
देखिए मनोज जी, बीजेपी के पास तो बहुत सारे नाम हैं, जो नाम तो आपने उल्लेख कर ही दिए हैं, और लेकिन कांग्रेस से किसका नाम आ रहा है? आप देखिए, पटेल परिवार का जिक्र करते हैं तो पटेल परिवार है कहाँ? आप ये देखिए, मुझे ऐसा और लगता है कि जो शर्मा जी कह रहे हैं वो तो है ही कि बुधनी में आप अपनी एनर्जी क्यों इतनी खर्च कर रहे हो? क्या कहीं गुटबाजी है? पहले जयवर्धन को वहाँ का प्रभारी बना दिया जाता है, फिर आप देखिए कि प्रभारी बदल दिया जाता है, अरुण यादव प्रभारी हो गए हैं और उनके साथ उमंग सिंगार हो गए। तो ये प्रभारी बदलने से क्या आप पटेल परिवार को किनारे करना चाहते हैं क्या? क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के नज़दीकी हैं। और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गुटबाजी भी है, ये दिखाने की कोशिश है वहाँ पर कि देखिए बुधनी के क्षेत्र में अब तक मिलीभगत चलती होगी, जो शर्मा जी कह रहे थे थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे गुट पर निशाना साधने की रणनीति है क्या? कि देखिए वहाँ मिलीभगत चलती थी, बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं बुधनी को लेकर अब तक, लेकिन अब हम गंभीरता से बुधनी में लड़ रहे हैं। शिवराज जी के इलाके में पिछले लोग गंभीर नहीं थे, मैं गंभीर इलाके में जा रहा हूं। तो आप देखिए, मैं खुद इलाके में जा रहा हूं और हार जीत के मार्जिन को कितने कम कर रहा हूं। तो हम हर क्षेत्र में गंभीरता से लड़ रहे हैं, जबकि पहले बड़े लोगों को बाखबर दिया जाता था। ये एक तरह से मुझे लगता है कि उस तरफ भी निशाना साधने की रणनीति है। बुधनी की जगह जो सही कह रहे हैं, विजयपुर में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए थी, जो शर्मा जी ने कहा, वहाँ पे आपकी संभावना भी ज़्यादा है और बीजेपी के अंदर असंतोष भी वहाँ है। बिल्कुल। और अब आप वो सीताराम आदिवासी हो, बाबूलाल मेहरा, वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी परिस्थितियाँ नहीं, क्योंकि लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान वहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो जो विपक्ष के नेता थे, या तो वो घर बैठ गए, और उसके पीछे कांग्रेस का भी एक कुछ हद तक जिम्मेदार रही है कि उसने वैसे नेताओं को वहाँ पनपने ही नहीं दिया, प्रयोग करती रही है। अरुण यादव को ले आती है, विक्रम मस्ताल को ले आती है, महेंद्र सिंह चौहान को ले जाती है, जिनका बुधनी से कुछ लेना देना नहीं है, जो दूसरी क्षेत्र से आते हैं। यदि इतनी मेहनत वहाँ पे पटेल परिवार के अलावा किसी और कार्यकर्ता को इतने मौके दिए गए होते ना, तो एक सहानुभूति यही हो जाती कि भैया आज शिवराज सिंह चौहान नहीं है, तो चलिए लंबे समय से नेता लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लोगों की आवाज उठा रहा है विपक्ष के नाते, तो पहली बार मौका दे दिया जाए। तो संभावना ज्यादा थी। अब तो कांग्रेस की संभावना वहां लग ही नहीं रही। कांग्रेस अब कौन होगा वहां पे उम्मीदवार, क्योंकि आपने नेता तो बनने ही नहीं दिया वहां। तो निश्चित तौर पर आप प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि अब कोई और संभावना, कोई बाहर से ही वहां पे आप नया वो देना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा उम्मीदवार उतारना चाह रहा हो, या फिर आपकी मजबूरी है कि पटेल परिवार से जो आपने जिक्र किया, चाहे देवेंद्र पटेल हो, चाहे राजकुमार पटेल और चाहे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हो विभा पटेल, इनमें से आप किसी पर दाव चल सकते हो, क्योंकि यही वो एक नाम बचे हैं वहां पर जो लंबे समय से अपनी राजनीति चलाए हुए हैं क्षेत्र में, वहां से हटकर दूसरी जगह। तो आपकी मजबूरी है। तो अब ये कांग्रेस को सोचना होगा कि वहां प्रयोग करेगी, नए नेतृत्व को खड़ा करेगी, मौका देगी, या कुछ और नया करने जा रही है वहाँ पे, कि चाहे अरुण यादव जैसे किसी और नेता को वहाँ पर ले जाने चाहती हो। तो ये कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय स्तर पर कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, जबकि बीजेपी में नजर आ रहा है। और बीजेपी में मनोज जी, जिसको शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे वो मैदान में होगा। दावेदार चाहे उमंग भार्गव की बात कर लें, हम रमाकांत भार्गव की बात कर लें, कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम चल रहा है, लेकिन उनकी संभावनाएं कम है। अब शिवराज जी की पसंद का होगा, और वहाँ पे शिवराज जी की प्रतिष्ठा भी दाव पर है। तो जीत वहाँ पे लगभग आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान मैदान में भले ही ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे भी वही हैं, पर्दे के सामने भी वही रहेंगे, क्योंकि उनके ही नाम पर वोट पड़ना है, उनकी इज्जत दाव पर लगी है वहाँ पे, संगठन और किसी की नहीं। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है वहाँ पे कि शिवराज जी से मुकाबला करके हम अपना वोट परसेंट या बढ़ा लें, या हम ज़्यादा मार्जिन से, अभी तो आधा मार्जिन आ रहा है ना, आधे से भी कम कई बार हमने देखा है। तो वो जो घटाने की कोशिश है, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, इज्जत बचाने की, कि हम देखिए बड़े इलाकों में भी हमारा जनाधार बढ़ रहा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है। शायद मुझे लगता है कि इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि विजयपुर में तो संभावनाएं हैं ही उनकी, यहाँ और मेहनत कर लिया जाए तो एक और 11 हो जाएगा, ताकि उन पर जो आरोप लग रहे हैं लगातार हारने के प्रदेश नेतृत्व पर, कि आपके नेतृत्व आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के लोग छोड़ कर गए हैं, जिस तरह आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, 29 के 29 हार गए हैं, उपचुनाव हार रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि वो इस साख को बचाने के लिए, अपन पर जो उंगलियां उन पर उठ रही हैं उनको बचाने के लिए इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शर्मा जी ये भी कर सकती है कांग्रेस, तो अगर ज़्यादा है तो जीतू पटवारी खुद ही चुनाव लड़ लें वहाँ से। अभी तो वो ना विधायक भी नहीं है, अपने क्षेत्र में हार गए, कैंडिडेट का भी टोटा है। और शिवराज सिंह चौहान खुद गए थे राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह के गढ़ में चुनाव लड़ने, चुनौती देने। लेकिन ये उदाहरण जीतू पटवारी भी खुद पेश कर सकते हैं। और मिट्टी कुट जाएगी कि ऐसे आम आदमी से हार जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को आप यही कह दो कि वो त्याग पत्र दे दें, अध्यक्ष के पद से घर पर बैठ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से चुनाव लड़ाने वाला व्यक्ति कभी भी दाव पे नहीं लगता, और कम से कम उस स्थान पर तो नहीं लगता जहाँ संभावनाएं जीरो हो। तो बुधनी में कोई कांग्रेस की संभावना तो कोई अच्छी नहीं है, तो इसलिए ये मान के ही चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा निकाली, उस क्षेत्र में अच्छे संपर्क है उनके।
पटेल दिग्विजय परिवार सिंह भी जी उनके लिए जुट जाएगा। नहीं ये भी एक नाम दिग्विजय हो सिंह सकते जी हैं। नहीं दिग्विजय सिंह जी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट के चुनाव में ही हार गए। अब वो विधानसभा में भी हारेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। ये एक बड़ा आदमी को इतना नहीं हारवाना चाहिए। आपने मतलब भविष्यवाणी कर दी है। नहीं दिग्विजय सिंह जी की वो बात नहीं बची। अब चुनावी पॉलिटिक्स उनकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनने जो बो दिया था वो इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया है कि उनके बारे में अवधारणाएं लोगों की ठीक नहीं है। व्यक्ति के रूप में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनेता के रूप में जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो स्टैंड उनको माइनस चला दे, ये उनको भी मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पहले तो कैंडिडेट के बारे में अभी तक ऐसी स्थिति में है कि उनको उतार देना चाहिए। उनको उनको काय का इंतजार करना चाहिए? भाई कह देते किसी को जाओ आप मैदान में कूद जाओ, तो वो डोर टू डोर संपर्क करता। अब जीतू पटवारी जी आपकी बात में आप संकेत निकल जाएगा, क्योंकि भाई जीतू पटवारी जी पद यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों चुनाव लड़ना है क्या वहां से? भाई टिफिन पार्टी चल रही है, बीजेपी स्टाइल में पदयात्रा हो रही है। जो शिवराज तो जी ने चुनाव लड़ा था तब हमने हो देखा सकता था है कि उनको लग रहा हो शर्मा जी कि पापा वाले भैया से मुकाबला है, भले इनडायरेक्ट हो तो मैं भी उनकी रणनीति अपना लेता हूँ, थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए शायद। नहीं, पर आप देखिए मनोज जी और ब्रजेश जी, राजनीति में एक बड़ी चीज क्या रहती है, देखिए कि आपका आउटपुट क्या है। आप जहां थे, जहां आपने काम किया, जो आपकी कर्म भूमि है, उसका आउटपुट देखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी बनारस में इतने अच्छी पोजीशन में क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने गुजरात में कुछ करके दिखाया था। अखिलेश यादव जो है कन्नौज में क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने, उनकी परंपरागत सीट भी थी और उनके बारे में धारणा है कि वो एक समाजवादी पार्टी के उत्तराधिकारी और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति। ऐसे ही सब लोगों की अपनी धारणाएं हैं। तो जीतू पटवारी जी के बारे में भी क्या, उमंग सिंगार जी के बारे में क्या धारणा है? जो जनता का नैरेटिव है वो आप बनाने में कामयाब नहीं हुए। बीजेपी के देखो अन्य जो युवा नेता उठ करके आ रहे हैं, आप देख लीजिए मोहन यादव जी, आपने अपना नैरेटिव सेट करने में कितने दिन लगाए? 1.5 महीने 2 महीने में नैरेटिव सेट कर दिया आपने बिल्कुल कि आप किस टाइप की सरकार चलाना चाहते हैं। विष्णुदत्त शर्मा जी भाजपा अध्यक्ष बने, विद्यार्थी परिषद से आए, नैरेटिव सेट कर दिया उन्होंने कि वो किस प्रकार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उसका संदेश जाता है और वही संदेश जो है वो जन प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। आप अच्छे लिखने वाले हैं और आप अच्छा बोलने वाले हैं, तो आपके बारे में लोगों की धारणा बन जाएगी कि अरे मनोज वर्मा जी का कार्यक्रम देखो, वो अच्छा बोलते हैं और उनके तर्क बड़े जबरदस्त रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं जनता के बीच में, श्रोताओं के बीच में, मतदाताओं के बीच में विभिन्न प्रकार के लोगों का नैरेटिव बनता है। तो मुझे लगता है विधानसभा चुनाव हारने के बाद, लोकसभा चुनाव में सारी सीटें गंवा देने के बाद, उपचुनाव के अंदर छिंदवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर हार जाने के बाद जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी का कोई ऐसा नैरेटिव सेट नहीं हुआ है कि ये जिताऊ हैं, प्रभावशाली हैं, या इनके बिना देश प्रदेश का भला नहीं होने वाला, या इनके चेहरे पर अतिरिक्त वोट पार्टी को मिल जाएंगे, अतिरिक्त वोट मिल जाएंगे। इन सारी बातों का समावेश करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। तो ब्रजेश जी दिल्ली दूर है तो ये भी तो हो सकता है ना, प्रभारी बदलने का आशय जो आपने दिग्विजय सिंह का संकेत किया कि आमतौर पर हार का ठीक रहा प्रदेश अध्यक्ष संगठन पर फूटता है, एलओपी पर कोई बात नहीं करता है। अरुण यादव किसी पद पर नहीं है, लेकिन वहाँ से चुनाव लड़े हैं और एलओपी को भी यहाँ लिया है कि ताकि अगर ये सवाल उठे, अगर हार गए, अगर कि इनके नेतृत्व में लगातार हार है, तो ये कहा जाएगा नहीं भैया पुराने 2 प्रभारी भी, एलओपी को भी प्रभारी बनाया था हमने, और अरुण यादव पिछला चुनाव वहाँ से लड़ चुके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी ताकत लगाई थी, जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। मनोज, मैंने पहले ही कहा ना कि गुटबाजी का भी परिणाम है, और ये जो आप कह रहे हैं वही है कि आप किस तरह से उमंग सिंगार को वहाँ भेज रहे हैं। पहले प्रभारी बनाया था तो बाद में बदलने की क्या ज़रूरत है? या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह उतने काबिलियत नहीं है, या वो वहाँ गुटबाजी बढ़ाना चाहते थे, वो पटेल परिवार में से किसी को वहाँ पे चाहते थे? क्या ये वजह ये थी, या आपने इसलिए वहाँ भेज दिया अरुण यादव को और 2 बड़े नेताओं को क्योंकि अरुण यादव वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं? तो भाई आपका क्या, वहाँ चुनाव लड़े थे तो आपने अब तक संपर्क होगा आपका, तो आप जाइए वहाँ अच्छा उम्मीदवार ढूंढिए और लोगों से संपर्क कीजिए, आपसे ज़्यादा मार्जिन वहाँ पे आ जाए। और आपने नेता प्रतिपक्ष को इसलिए भेज दिया कि अब तक निश्चित तौर पर जो आप पे ठीकरा फूटता रहा है कि लगातार कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे। जिस तरह से गुटबाजी सामने आई, तो अब भैया जब मुझ पर बात आएगी तो नेता प्रतिपक्ष पर भी आएगी, प्रभारी तो आप भी थे। तो जो एक तरह से ठीकरा फूटने की बारी है, तो आप थोड़ा सा आप भी स्वाद चख लीजिए उसका। मैं क्यों जिम्मेदार ठहराऊँ, मुझ पर ही क्यों कहें? तो आप पे भी जिम्मेदारी होगी, हार निश्चित है वहाँ की। तो जब आप हार जाएंगे तो ये कहा जाएगा ना भाई कि प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों, वहाँ पे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में थे, नेता प्रतिपक्ष भी मैदान में थे, वो क्या कर रहे थे? और सबको मैंने साथ लेकर चला था मैं।
तो आप देखिए कि एक तरह से एक तीर से दो निशाने साध ली। एक तो दिग्विजय सिंह के बेटे को उन्होंने साइड किनारे कर दिया, उनकी जगह दो तगड़े लोगों को भेज दिया जो उनके कॉम्पिटिटर भी हैं एक तरह से, तो उनको भी एक मैसेज हो जाएगा कि भाई देखिए आपकी जिम्मेदारी दी थी, आपने क्या कर रही है, क्या कर पा लिया आपने। तो मुझे लगता है कि ये वो जो मैंने पहले शब्द कहा था, कहीं ना कहीं गुटबाजी है, एक दूसरे को निपटाने की जो रणनीति अभी भी कांग्रेस में चल रही है कि जो समकक्ष नेता हैं जो चुनौती देने, जो परंपरा पहले से चली आ रही थी कांग्रेस में, बड़े नेता एक दूसरे को निपटाते थे, मुझे लगता है वही एक जो नुकसानदायक जो चीज़ है या उसको कह सकते हैं कि जो विषाणु है वो इधर भी आ गए हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन जो गुटबाजी के विषाणु तो बाय डिफॉल्ट है ना कांग्रेस की जीन्स में, उसमें अलग से इंजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा था कि बड़े छत्रप एक तरह से साफ हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, दिग्विजय सिंह की हालत आप देख ही रहे हैं, वो बता भी रहे थे शर्मा जी, कमलनाथ वैसे ही डबाडोल स्थिति पर हैं और नेपथ्य में चले ही गए, तो अब बचा कौन? एक अरुण यादव थे, पहले से ही हाशिए पर थे, अजय सिंह राहुल भैया हाशिए पर चल ही रहे हैं। तो आप देखिए कि एक मौका था कि जो नई जनरेशन आ रही थी, हम जिस तरह से सेकंड लीडरशिप को आपने आगे बढ़ाया कांग्रेस ने, ये सोच के कि अब मध्य प्रदेश में एक ही कांग्रेस रहेगी, गुटिया कांग्रेस नहीं रहेगी, चंबल में अलग है, बूंद में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, मध्य में अलग है, तो वो सब नहीं है अब। लेकिन अब देखिए कि वैसी परिस्थितियां फिर होने लगी हैं कि गुटबाजी तो रहेगी कांग्रेस में, और कांग्रेस में ये गुटबाजी आगे इसी तरह से पनपेगी और इसका दुष्परिणाम भी होंगे। अब वैसे छत्रप खड़े हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इसको आला कमान को देखना होगा। अभी मध्य प्रदेश की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, अब तो सब एक तरह से राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि वो देश के लीडर बन जाएं। मध्य प्रदेश की चिंता कांग्रेस आला कमान कर रहा होता तो अब तक बहुत सारा प्रदेश कार्य समिति बन गई होती, बहुत सारे निर्णय हो गए होते, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के नेता जैसे पहले लड़ते थे, अब ये नई जनरेशन आ गई, वो भी ऐसे ही लड़ती हुई नजर आएगी। तो लेकिन वो भी वैसे भी तो नहीं दिख रहे हैं ना शर्मा जी, क्योंकि अगर गोविंद सिंह का एक जिक्र करें, हालांकि इससे रिलेवेंट नहीं, लेकिन गुटबाजी की बात है कि उनका बंगला नप जाता है, दिग्विजय सिंह मिलने जाते हैं, बहाना कुछ और रहता है कि वो नर्सिंग पेपर घोटाले में मिलने गए, लेकिन वो इस बार खबरें आती हैं कि वो गोविंद सिंह के लिए मिलने जाते हैं। हालांकि गोविंद सिंह को अभी फिलहाल राहत मिली हुई है, लेकिन बाकी का कोई नेता उनके पक्ष में खड़ा होता नहीं नजर आता है। तो जब ये सब चलता रहेगा तो कांग्रेस कैसे खड़ी होगी? नहीं, दिग्विजय सिंह की तो देखो ये विशेषता तो है कि वो अपने साथी की मदद करते हैं। विजय सिंह राठौर जी स्वर्गीय हैं, लेकिन जब उनके ऊपर सुनील नायक हत्याकांड का मामला चला तब उन्होंने जो है जमानत तक उनको गायब रखा, और अनेकों ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि वो इस मामले में दमदारी से काम करते हैं। जिस परिस्थिति में वो विधानसभा प्रकट हुए शपथ के लिए, वो सारी चीजें हमने देखी हैं, आपने देखी हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की इस काम में तो बाद में तो तारीफ की जा सकती है कि अपने व्यक्ति के लिए वो खड़े होते हैं। मुझे तो एक भाजपा के विधायक का मामला मालूम था कि दिग्विजय सिंह जी के पास गए, कहने लगे साहब मेरे को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, सुरक्षा गार्ड नहीं मिल रहा है। तो दिग्विजय सिंह बोले भाई आप इतने 4 बार के विधायक हो, सरकार आपकी है, फिर आपको क्यों नहीं मिल रहा? तो बोले नहीं वो नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपके पास आया। और मालूम चला कि एस के राउत साहब जो है उस समय डीजी थे, और उनको जो है सुरक्षा मिल गई, दूसरे दिन आदेश मिल गया, सरकार नानुकर करती रही। तो दिग्विजय सिंह की ये विशेषता तो है, लेकिन इसका अब चुनावी लाभ जैसा मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा। और मैं ब्रजेश जी की इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि जीतू पटवारी जी इस समय चुनाव जीतने की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, अपने स्थापित होने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वो उसके कारण जितने भी ताकतवर लोग हैं, उन ताकतवर लोगों को पहले उनकी हैसियत बता रहे हैं, फिर उनको साइड कर रहे हैं, और फिर उनको ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, और प्रदेश अध्यक्ष की जो शक्ति होती है वो ये वाली है, आप समझ गए हैं ना। ऐसा करके वो संदेश दे रहे हैं, जैसे बुधनी में प्रभारी बदलना, या जो है अब आप देख लीजिए इंदौर का मामला आया, आज ही किसी ने ट्वीट किया है दोनों जिला अध्यक्षों को आपने निलंबित कर दिया था, लेकिन वो निलंबित हुए ही नहीं। तो ये तो चल रहा है, बड़ी पॉलिटिक्स है, और इस समय जीतू पटवारी जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी अभी ये और कांग्रेस में क्या क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित तौर पर जीत के जतन तो तमाम तरह के किए जा रहे हैं, ये तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोले ही नहीं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, अरुण यादव या कांग्रेस के तमाम सारे छत्रप हो, सबसे पहला चुनौती कांग्रेस के सामने ये कि उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी चुनौती ये होगी कि सामने उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि बीजेपी में उम्मीदवार चाहे जो भी हो, लेकिन सबको पता है कि पर्दे के पीछे चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे। अब उन शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में उनको मात देने के लिए जीतू पटवारी की पदयात्राएँ, टिफिन पार्टी क्या इतने से काफ़ी रहेगा, या कांग्रेस को कुछ और जतन करना पड़ेंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।